साथियों नमस्कार, मैं संत देवड़वाल आपका हार्दिक स्वागत सम्मान में बहुमान करता हूं। साथियों, इन नदियों की धारा से ठंडी हवा आती तो है और नाव झरझर ही सही, नाव लहलहाती तो है। ये रूपारेल नदी है और इस रूपारेल नदी को वराह नदी कहते हैं, इस रूपारेल नदी को लसवारी नदी कहते हैं, इस रूपारेल नदी को सुंदरी नदी कहते हैं, इस रूपारेल नदी को रूपनारायण नदी कहते हैं। अभी एक प्रतियोगी परीक्षा में आया कि किस नदी को रूप देवी नदी कहते हैं, तो रूपारेल नदी को कहते हैं। मेरे साथ ही दिखा पाएंगे कि इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ये लावा का बास बांध है। इन सभी परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ ये नदी जा रही है। ये अंतःप्रवाही नदी है और कहाँ नटनी के बारा से किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है और इस पर सीकरी बांध बनाया गया है। इसी के अलावा मोती झील के बारे में, इसके सारे संदर्भ में अध्ययन करेंगे और सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में संक्षिप्त तौर से अध्ययन करेंगे। मेरे साथ ही दिखाएंगे कि ये नदी का उद्गम स्थल सामने देख पा रहे हैं आप। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये राजस्थान की आन बान और शान है। अरावली की पहाड़ियाँ ये सामने देख पा रहे हैं। ये इधर से अपन 3 किलोमीटर चलेंगे, जोधावास गांव है, 4 किलोमीटर चलेंगे टोडी गांव है, और टोडी और जोधावास के परिक्षेत्र में स्थित उदयनाथ धाम से नदी निकलती है। उदयनाथ धाम से निकलकर ये टोडी गांव से प्रवेश करके और जोधावास गांव से प्रवेश करके और ये लावा का बास गांव है और लावा का बास बांध में, लावा का बास गांव में लावा का बास बांध बनाया गया है। यहाँ से नदी निकलती है और इस नदी पर सन 2000 में ये बांध बनाया। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है जो विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। एनजीओ यानी ये जो एनजीओ है तरुण भारत संघ, इसके मुखिया है राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी के प्रयासों से बांध निर्मित हुआ है। सन 2000 में ये बांध निर्मित हो गया था और सन 2001 में पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को फिलीपींस सरकार द्वारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 2001 में दिया गया है। तो ये रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। सबसे पहले उद्गम स्थल उदयनाथ धाम, मेरा आराध्य धाम है उदयनाथ धाम, या उदयनाथ की पहाड़ियाँ भी आता है उदयनाथ धाम। और इस धाम के संरक्षक बाबा सरदया श्री फूलनाथ जी मेरा आराध्य गुरु है, इस धाम के संरक्षक हैं। इसके अलावा यहाँ से नदी, ये लावा का बास बांध, ये लावा का बास बांध और यहाँ से नदी जाती है। मेरे साथी दिखा पाएंगे इधर से, ये सरिस्का बांध अभ्यारण्य है सामने, उधर जो देख पा रहे हैं आप सरिस्का बांध अभ्यारण्य है। और सरिस्का बांध अभ्यारण्य से सरिस्का के कोर एरिया से ये नदी गुजरती है। कोर एरिया से गुजरकर ये नदी इस नदी के तट के ऊपर बांदीपुर धाम, बांदीपुर हनुमान जी धाम स्थित है। बांदीपुर हनुमान जी धाम इसी के ऊपर स्थित है। हनुमान जी धाम इसी के ऊपर स्थित है। यानी अलवर रियासत के एक राजा की दासी द्वारा, बांदी द्वारा ये धाम निर्मित किया गया था। अच्छा धाम है। इसी के अलावा थोड़ा आगे चलते हैं तो भरतहरि धाम, कनपटे नाथों के लिए प्रसिद्ध भरतरी धाम, वही भरतरी उज्जैन के राजा और पिंगला इनकी महारानी थी। इसी के आगे थोड़ा सा भरतरी धाम से आगे चलते हैं तो ताल वृक्ष धाम, ताल वृक्ष धाम इसी के तट के ऊपर स्थित है, इसी के तट के ऊपर स्थित है। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में ये नदी माधोगढ़ गांव से निकलकर आगे नटनी का बारा है, नटनी का बारा है और ये नटनी के बारा से ये एक भ्रंश घाटी से गुजरती है। दोनों साइड में अरावली की चोटियां हैं, बड़ी चोटियां हैं, लगभग 125 मीटर से ऊपर चोटियां हैं और दोनों चोटियों के ऊपर दोनों साइड से नदी, बीच से नदी गुजर रही है। दोनों साइड से, जैसे ये नदी जा रही है और इस साइड से और इस साइड से बीचों बीच से नदी जा रही है और दोनों चोटियों के ऊपर एक रस्सा डाल के, पहले हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक रस्सा डाल के जो नटनी थी वो झूलती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी। इसी कारण इसका नाम नटनी का बारा पड़ा है। इस स्थल का नाम नटनी का बारा पड़ा है। यहाँ से बीच से नदी गुजरती है, दोनों साइड में दो बड़ी चोटियाँ हैं। उस समय जो नटनी थी अपने बच्चे को सुलाकर और लोगों का मनोरंजन करती थी, उस रस्से के ऊपर झूलती थी। इसी कारण इसका नाम नटनी का बारा पड़ा है। पहले राजाओं का राज था, भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और अलवर और भरतपुर अलग अलग रियासतें थी। राजाओं का राज था, राजा के वचनी कानून होते थे
और ये जो ये नदी है, इस नदी को लेकर विवाद था, यानी नदी को लेकर विवाद था क्योंकि भरतपुर रियासत को पेयजल की और सिंचाई की आवश्यकता थी और ये नदियाँ मुख्य तौर से पेयजल और सिंचाई के तौर से काम आती है। और इनके अलावा ये नदियाँ हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इनका गहरा संबंध है मानव से, नदियों का, क्योंकि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे हम देख पाते हैं कि जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो स्थल हैं, जो सारे नगर हैं, इसके किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। जैसे अपने मिस्र की सभ्यता को देखते हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में मिस्र की सभ्यता को देखते हैं तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। अगर चीनी सभ्यता को देखते हैं तो मिसिसिपी, मिसौरी और उनकी सहायक नदियों के किनारे चीनी सभ्यता विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई सा भी स्थल देख लीजिए मेरे मित्रों, कोई सा भी देख लीजिए। जैसे सबसे पहला स्थल हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। मोहनजोदड़ो दूसरा नगर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है। इसकी एक ट्रिक है, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, क्योंकि हम तो संस्कृत वाले हैं, याद कर लेते हैं। लंबी ट्रिक है थोड़ी सी। इधर देखते हैं, हमोच, काकोर, रोलो, आसुबदो। इसकी दूसरी ट्रिक और है, लेकिन ये मेरे पुरानी याद है, मैं यही लिखा हूँ। रा, सी, सिग, सिमास, बोही, द्वार। यानी हड़प्पा रावी नदी के तट के ऊपर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट के ऊपर, चनूदड़ो जो नगर है वो सिंधु नदी के तट के ऊपर, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट के ऊपर, कोटदीजी माधर नदी के तट के ऊपर, रोपड़ भोगवा नदी के, और लोथल आलमगीरपुर हिंडन नदी के, सूदकांगेड़ और दास नदी के, और धोलावीरा जो है वो समुद्र के तट के ऊपर विकसित हुआ है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मानव अगर जहाँ पर बसेगा तो वो पहले सबसे ज्यादा जरूरत क्या देखेगा कि पानी की उपलब्धता। समतल भूमि बाद में देखेगा, पहले देखेगा पानी की उपलब्धता, क्योंकि पानी जल है, जो रिसोर्स है, जल है, वो मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। अनाज के बिना इंसान कंद मूल फल खाके अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन इस संसार में इस प्रकृति ने पानी का कोई विकल्प नहीं दिया है। पानी की जगह पानी ही पीना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प यूज में नहीं ले सकते। इसी कारण विश्व की सारी सभ्यताएं नदियों के तट के ऊपर विकसित हुई है। तो नदियों का और मानव का गहरा संबंध है, और इसके अलावा ये नदियाँ संस्कृति को यानी कल्चर को और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। तो ये नटनी का 12 से नदी गुजरती है। दोनों रियासतों में विवाद था, अलवर और भरतपुर को लेकर, दोनों में इस नदी को लेकर विवाद था, क्योंकि ये नदी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ये मोती झील में जल की आपूर्ति करती है। इसी के ऊपर बड़ा बांध, सीकरी बांध बनाया गया डीग में। तो 1928 में दोनों रियासतों में समझौता हुआ, 1928 में दोनों रियासतों में समझौता हुआ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस में आया हुआ है कि दोनों में कितना परसेंट पानी दिया गया। इस रूपारेल नदी का क्या किया गया, विभाजन हो गया। यानी अलवर को 55% पानी दिया गया, 55% पानी अलवर को दिया गया, सॉरी 45% पानी अलवर को दिया गया, और 55% पानी भरतपुर को दिया गया। 55% पानी किसको दिया गया, भरतपुर को, भरतपुर रियासत को दिया। अब जो ये अलवर वाली जो धारा है, ये जयसमंद बांध, उमरैन के पास में जयसमंद बांध में ये पानी जाता है। इधर की धारा भरतपुर साइड में जाती है। अब ये जयसमंद बांध और फ्लो हो गया तो आगे जाके दोनों धाराएं एक हो जाती हैं। एक होने के बाद में ये धाराएं जाती हैं। वैसे अंतःप्रवाही नदी है, जो ड्रेजन पैटर्न है वो 3 प्रकार का है कि एक तो बंगाल की खाड़ी की साइड में जाने वाली नदियाँ, एक अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ, और दूसरी अंतःप्रवाही नदियाँ हैं कि वे नदियाँ जो अपना पानी समुद्र तक न ले जाकर स्थल पर ही छोड़ देती है।
वो अंतः प्रवाही नदी कहलाती है। तो इस प्रकार से दो धाराओं में बट गई, कहाँ से, नटनी के बारा से। एक अलवर की धारा जयसमंद बांध में पानी गया, ये जयसमंद बांध भर गया, ओवरफ्लो होने के बाद में ये पानी आगे जाके दोनों धाराएं एक ही हो गई। ये डीग में जाकर इस पर सीकरी बांध बनाया गया और मोती झील में पानी की जलापूर्ति करती है ये नदी। और मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं। अब इस पर डीग में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध बनाया गया है डीग में, सीकरी बांध बनाया गया है और बड़ा बांध है सीकरी बांध। अगर इस पानी में इस नदी में पानी ज़्यादा आया, बरसात ज़्यादा हुई, तो इस नदी का पानी यमुना नदी में मिल जाता है। तो ये रूपारेल नदी है। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को दबाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।